अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आई एम फ्रेश टुडे, आई एम नॉट स्लीपी बट थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है। बट एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। लंग इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो लोबार निमोनिया के लिए होता है दैट इज़ नीमोकोकाई। ठीक है, मतलब वो आपसे जनरली पूछे ना कि निमोनिया का सबसे कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो नीमोकोकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि 10 mm है, मतलब देखो पीपीटी उसका जो है वो उस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है कि वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स को टीबी है। ठीक है, तो उसको कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके। रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग्स वुड बी सीन ऑन रेडियोग्राफ्स जस्ट इन द केसेस ऑफ एक्टिव टीबी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इसमें क्रॉनिक कफ है। चेस्ट रेडियोग्राफ पर आपको इंटरस्टिशियल एक्सटेंसिव डिजीज़ मिली है और इसके अलावा रेशो नॉर्मल है, एफवीसी लेकिन डिक्रीज्ड है, तो किस पॉल्यूटेंट से एक्सपोज है। दे आर सेइंग सिलिका क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फाइब्रोजेनिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मिल रही है एक्सटेंसिव इंटरस्टिशियल डिजीज़ मिल रही है। 50-year-old मैन है। पूछा क्या हुआ उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लाइकली डिटेक्टेड इन ब्रोंकोएल्वुलर फ्लूइड। उसको क्रैकल्स हैं और इसके अलावा ड्रिंक करता है। पहला वो कह रहे हैं कि एसआरएस है, दूसरा टीबी वगैरह की बात की हुई है, तो दे आर सेइंग दैट इट वुड बी एसआरएस एंड बैक्टीरियोड्स बिकॉज पेशेंट के पास लंग एब्सेस है, मोस्ट लाइकली अकर इन द इंडिविजुअल विद डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स और इन न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स acute alcoholism की वजह से। Aspiration into lungs and lower lobe is more common because the mean stem bronchus to the left lung is more acutely angled. Bacterial organism most likely to produce abscesses are SRS और बैक्टीरिया। कि वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की उसके पास हिस्ट्री थी और बिंज ड्रिंकिंग भी वो करता है, तो उसका रिफ्लेक्स हुआ सप्रेस, कफ रिफ्लेक्स, और उसकी वजह से उसको एस्पिरेशन हुई है और फिर उसके बाद एब्सेस हो गई है। तो हमने एब्सेस के ऑर्गेनिजम्स बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट कॉमन नोजोकोमियल निमोनिया कॉजिंग एजेंट। एस निमोनिया नहीं कॉज करता, ये उन्होंने लिखा भी नहीं हुआ वहाँ पर। ठीक है, वो ज़्यादातर कॉज करता है कम्युनिटी एक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहाँ है एमसीक्यू। विच फंगस इज़ कॉमनली नोन टू अकर इन द पेशेंट जिसको पहले टीबी हुई है और कैविट्री लेयंस प्रोड्यूस करेगा। तो एस्परजिलस की फंगल बॉल्स भी हमने पढ़ी थी और इसके अलावा टीबी के साथ एस्परजिलस इन्फेक्शन इस वेज शेप्ड शेडो एक्सरे पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो पल्मोनरी इन्फेक्शन है। फिर है कि मेन सोर्स ऑफ इंजरी टू लंग्स इन एआईड्स की वजह से होती है। फिर उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोलॉजिकल टेस्ट इज़ मोर लाइकली टू बी पॉजिटिव। सवाल पढ़ना पड़ेगा। दे आर सेइंग कि ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन उसका टेम्परेचर है, उसका चेस्ट पर बायलेटरल फ्लफी इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ट्रांसलॉन्ग ब्रोंकियल लंग में फोकल निक्रोसिस है और एल्वेलर हेमरेज भी है उसको। ठीक है, और ओलिग्यूरिया भी है। तो प्रॉली इट्स गुड पैस्चर सिंड्रोम जिसके अंदर रीनल और पल्मोनरी दोनों आपको मैनिफेस्टेशंस नज़र आ रही हैं और एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी इसकी पॉजिटिव होगी। वो आपसे पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन दीज फीचर्स आर मोर कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस। ठीक है, तो नॉन केजिएटिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ग्रैनुलोमास विद जाइंट सेल कंटेनिंग शवैन बॉडीज़ एंड एस्ट्रॉइड बॉडीज़। एस्ट्रॉइड बॉडीज सैकोडासिस के अंदर होती हैं। और इसके अलावा अगर देखें नॉन नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमा तो वो भी सार्कोडोसिस के अंदर बन रहे होते हैं, नॉन नेक्रोटाइजिंग कह लें या फिर नॉन केजिएटिंग कह लें। ठीक है, और इसके अलावा एक एस्ट्रॉइड बॉडीज़ इसके अंदर होती हैं विद इन जाइंट सेल्स पाई जाती हैं, और शोमैन बॉडीज़ इसके अंदर होती हैं। इट्स नॉट शवान, डब्ल्यू नहीं आता है इसमें, इट इज़ SCHAUMAN बॉडीज़। बेसिकली ये लेमिनेटेड कॉन्क्रीशंस होती हैं जो कि कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और जो एस्ट्रॉइड बॉडीज़ होती हैं वो सैटेलाइट इंक्लूजन्स होती हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने पूछा हुआ है, ये देखो यहाँ स्पेलिंग सही लिखे हुए नीचे। कार्टाजेनर सिंड्रोम इज़ अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव सिलरी डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, जिसमें मुझे लगता है ये ऑप्शन ही सही है। देखो साइटस इन्वर्सस होता है, साइनसाइटिस होता है, और इसके अलावा ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी वगैरह भी होती है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द म्यूकस ग्लैंड इन द चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उसके जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो
म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक बना रहे होते हैं और म्यूकस बिल्डअप होता रहता है बॉडी में। देन दे आर आस्किंग अबाउट कि कार्डिक पेशेंट है, हिस्टेरेक्टमी हुई है, सडन कोलैप्स की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का? डीप वेन्स ऑफ काफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली ऑफ कॉज ऑफ दिस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स? तो उसमें हो क्या रहा है पेशेंट को? अल्कोहलिक पेशेंट है, कफ है, इसी तरह का भी हम एक सिनेरियो करके आए हैं, राइट? उसे पल्मोनरी एब्सेस है। अगले में आए एम्फाइसीमा के एमसीक्यूज़ में 34 ईयर ओल्ड स्मोकर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसकी डायलेशन हुई हुई है एयर स्पेसेस की, तो दैट इज़ एम्फाइसीमा, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाती है एयर स्पेसेस की डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अकम्पेनिड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस। बैरल चेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉन्ट्रीब्यूट द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज़। अच्छा, बैरल चेस्ट उन्होंने बताई हुई है और उन्होंने आंसर बताया हुआ है कि इसके अंदर इलास्टेज रिलीज़ हो रहे होते हैं, यानी जो प्रोटीजेज और एंटी प्रोटीजेज का बैलेंस है वो ख़राब हो रहा होता है इन द केस ऑफ एम्फाइसीमा। उसके बाद क्रॉनिक स्मोकर है, उसका एफ रिड्यूस्ड एक्सपायरेटरी फ्लो भी है, यानी वो बाहर नहीं एयर निकाल पा रहा, ठीक है। हमारे पास दो डिजीज़ होती है ना, तो एक होती है रिस्ट्रिक्टिव, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर लंग्स आर ऑप्रेस्ड और एयर बाहर नहीं जा रही होती। रेस्ट्रिक्टिव के अंदर लंग्स जो होते हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फिलिंग, यानी एयर अंदर नहीं जा रही होती। तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि एक्सपायरेटरी फ्लो रेट कम है, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, तो इट इज़ एम्फाइसीमा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एम्फाइसीमा के इंडिविजुअल जो होते हैं जिनके पास फिनोटाइप PIMM होती है उनका एंटीट्रिप्सिन अल्फा वाला लेवल नॉर्मल होता है। अब आपने यहाँ से ये बात नोट कर लेनी है कि जो PIMM होता है उसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नॉर्मल था, PIZ के अंदर लो होता है, PIMZ हेट्रोजाइगोट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लो होता है और दे आर आल्सो एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एम्फाइसीमा। और PIZZ होमोजाइगोट में पैन एसिनार एम्फाइसीमा हो सकता है, सिरोसिस होती है। द टाइप ऑफ एम्फाइसीमा इन्वॉल्विंग द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ SNS, तो वो सेंट्री SNR होता है। एक बार मैं सारे अगर आपको बताऊं तो सेंट्री SNR के अंदर प्रॉक्सिमल वाले सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं और डिस्टल वाले स्पेयर होते हैं। पैन SNR की अगर बात करें तो उसके अंदर डिस्टल वाले, पैन SNR की अगर हम बात करें तो एल्वेलाई जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड होते हैं, ठीक है, इक्वली डायलेटेड होते हैं और आई गेस पैन SNR के अंदर टर्मिनल वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम बात करें डिस्टल वालों की या पैरासेप्टल की तो उसके अंदर प्रॉक्सिमल वाले नॉर्मल होते हैं और डिस्टल वाले इन्वॉल्व होते हैं। पैन SNR के अंदर कोई इस तरह की वो नहीं होती, मसला नहीं होता कि शुरू वाले हैं एंड वाले नहीं हैं, इसके अंदर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। लेकिन जो पैरासेप्टल है उसे डिस्टल SNR कहते हैं क्योंकि उसके अंदर डिस्टल वाले अफेक्ट होते हैं और जो सेंट्री SNR है उसके अंदर सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट अफेक्ट होता है। और आखिरी वाला जो है उसका नाम इरेगुलर है क्योंकि उसके अंदर इरेगुलर एम्फाइसीमा होता है और साथ स्कारिंग वगैरह मौजूद होती है। अच्छा, पैन SNR एम्फाइसीमा में तो हम किस MCQ पे थे? हमने ये वाला किया ना, अभी 20th किया है, राइट? प्रॉक्सिमल पार्ट इन्वॉल्व होता है इन सेंट्री SNR। उसके बाद 21st पे चलें तो वो जो द फॉलोइंग लंग्स में है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशेंसी है उसको, तो अगर उसे डिफिशेंसी है तो पैन SNR एम्फाइसीमा हो जाएगा। उसके बाद 45 ईयर ओल्ड है, आपसे पूछ रहे हैं मुझे द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। उन्होंने क्या कहा हुआ? बैरल शेप्ड, जब उन्होंने कह दिया तो फिर फ़ौरन से एम्फाइसीमा। ब्रोंकिएक्टिस के अंदर वो पूछ रहे हैं मुझे द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। वो आपसे कह रहे हैं कि एक बंदा है सिगरेट्स भी पीता है, म्यूकॉइड उसकी एक्सपेक्टोरेंट है, वायरल फ्लू भी है उसको, ब्रीदिंग है, टाइटनेस है, वीजिंग है, रिलीव्ड बाय पी एड्रेनर्जिक एगनिस्ट, और जब चेस्ट इन्फेक्शन सही हो गया तो ये भी सही हो गया। पेशेंट डिजीज मीट्स द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा, chronic bronchitis is a disease of smokers and individual living in area of poor air quality, which explain the cough with mucoid sputum. Okay, so basically it's chronic bronchitis with asthmaticus bronchitis.
नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट के रीड इंडेक्स विच इज़ साइज़ हम देखते हैं जो कि हम देखते हैं बाय द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ सबम्यूकोजल लेयर टू द ब्रोंकियल वॉल। तो वो हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देख रहे होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ COPD। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ अ पार्ट ऑफ COPD और एम्फाइसीमा इज़ अ पार्ट ऑफ COPD। चारों चीज़ें आर नॉट पार्ट ऑफ COPD। डिस्क्रिप्शन इन्होंने गलत लिखी हुई है, ठीक है। इसमें एजमा एंड पार्ट ऑफ COPD। बेसिकली दे आर टू थिंग्स, एक चीज़ होती है COPD और एक होती है कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में चारों आ जाती हैं, लेकिन COPD अगर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की बात करें तो उसके अंदर एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है सिर्फ। एजमा के अंदर चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजमा। तो ये COPD का पार्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ रही थी उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, उन्होंने वो बात क्लियर नहीं की हुई है जो मैंने बात आपको बताई है। दैट इज़ एज पर बिग रॉबिन्स 20-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद रैश एस्प्रिन के बाद। तो उसको क्या होगा, उसको म्यूकस प्लगिंग होगी ब्रोंक्यूल्स की, क्योंकि जब उसको एस्प्रिन से रैश हो रहा है इसका मतलब है कि उसको एलर्जी वाले सिम्टम्स हैं, तो उसको एज़मा भी हो सकता है। तो उसके लंग्स के अंदर एज़मा वाले चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात लिख दी है, कभी कभी अच्छी बातें में लिख देते हैं। स्मैटरट्राइड क्या होता है, स्मैटरट्राइड के अंदर एस्प्रिन टॉलरेट नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास पोलिप होते हैं और साथ आपके पास एज़मा होता है। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द COPD इज स्मोकिंग। मैस सेल एक्टिवेशन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है इफ इट्स इन स्प्रिंग सीजन, दैट इज इट्स एज़मा। प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इन सिनेरियो दे आर टॉकिंग अबाउट कि नॉन प्रोडक्टिव कफ है, वेकेशन पर गई थी, वापस आई है, कैनरीज का ख्याल रख रही है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट लार्ज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स डिफ्यूज नॉडुलर इन्फिल्ट्रेट्स भी हैं उसके लंग में, ठीक है। तो ये बेसिकली वही बंदे प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। निमोनिया के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रोंको निमोनिया आर करेक्ट एक्सेप्ट के फाइब्रिनोसप्रेटिव कंसोलिडेशन, ये वाली चीज़ नहीं हो रही है। ब्रोंकोपल्मोनरी निमोनिया के अंदर आपके पास पैची कंसोलिडेशन हो रही है अराउंड ब्रोंक्यूल्स, ऑफन मल्टीफोकल होती है और एंटायर लोब कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगले सवाल में क्या होता है कि 17 ईयर ओल्ड है पेशेंट, आपके पास आया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ और कोल्ड एग्लूटिनेंट टेस्ट पॉजिटिव है, तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया। बेसिकली ना यंग पेशेंट के अंदर एटिपिकल निमोनिया होता है, तो यहाँ एटिपिकल निमोनिया है तो फिर बस उसको माइकोप्लाज्मा है। तो रुको, मुझे 30th में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं चाह रही हूँ हम सिनेरियो पढ़ लें अच्छे से। 41 ईयर ओल्ड है, हेल्दी वुमेन है, नॉन स्मोकर है, ठीक है, और उसको कोई भी प्रोडक्टिव कफ भी नहीं है, डिस्निया भी नहीं है, नहीं फीवर है, कफ है, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्निया है, और 1 माह बाद उसने वेकेशन से वो घर आई है तो सही हो गई है। लेकिन फिर जब वो घर आई है तो यार वो जब छुट्टियों पे गई है ना तो तब वो सही हो गई है, और जब वो घर आई है अपनी कैनरीज के पास तो फिर ख़राब हो गई है। फिजिकल एग्जामिनेशन पर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, डिफ्यूज नॉडुलर इन्फिल्ट्रेट्स हैं, तो डिफ्यूज नॉडुलर इन्फिल्ट्रेट्स बता रहे हैं कि अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, बाकी ऑप्शन उससे रेलिवेंट ही नहीं है। 33 में वो कह रहे हैं द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टिपिकल निमोनिया के अंदर जो इन्वॉल्व होता है तो दैट वुड बी निमोनिया। उसके बाद आता है कि ये बंदे को मसले हो गए हैं थोड़े से, तो क्या कराओगे आप उसका ग्राम स्टेनिंग और कल्चर करा लोगे स्पूटम का, ठीक है। उसको स्वेट्स आ रहे हैं, राइगर्स आ रहे हैं, ठीक है, सो कल्चर कराना पड़ेगा भाई। वेट लॉस होता तो फिर हम TB कहते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद लंग ट्यूमर में अगर देखें तो पहला सवाल है कि उसको, ये देखो ना उन्होंने बात क्या कर दी है, उन्होंने बात कर दी है हॉर्नर सिंड्रोम वाली, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस एंड टॉसिस। अब पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। अच्छा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा प्रेजेंट है। 55 ईयर ओल्ड स्मोकर आपके पास आया, प्रेजेंट किया परसिस्टेंट कफ हेमोप्टिसिस वेट लॉस के साथ,
अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर अपेयरेंस है। सॉल्ट एंड पेपर अपेयरेंस से वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं? 2 के अंदर होती है ना सॉल्ट एंड पेपर अपेयरेंस, मुझे लगता है यहाँ पर तो सिर्फ कार्सिनोइड के अंदर है। इसके अलावा एक और वो भी होती थी कार्सिनोमा के अंदर, आई गेस इट वाज, मैं देख के बताऊंगी ताकि गलत ना बोलूँ, वेट करो, इट वाज यस इट वाज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो स्मॉल का तो यहाँ कोई मतलब नहीं ना, लिखा ही नहीं हुआ उन्होंने। फेशियल फ्लशिंग है, रेडनेस है, डायरिया है, तो कार्सिनोइड है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, पर्ल्स। नियोप्लास्टिक एंडोक्राइन सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन स्मोकर्स, ये बहुत MCQ काम ख़राब कर रहा है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक ठीक हो गया। 55-year-old मेल प्रेजेंट्स विद हेमोप्टिसिस, एक्सरे इसकी लोअर लोब की कंसोलिडेशन है, बायोप्सी पर उसको एटिपिकल सेल्स मिल गए हैं, तो आपने कहना है कि भाई ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा है। ठीक है, कंसोलिडेशन भी है और सही है, होगा। सही है, एटिपिकल सेल्स मिल गए हैं और वो है, तो आपने कहना है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है। ठीक है, याद रखना है यार। यहाँ पर अब वो क्या कहना चाह रहे हैं अगले सवाल में, अगले सवाल का आंसर है डी इसके मसल कार्सिनोमा। सवाल अब पढ़ते हैं हम। सवाल में ये कहना चाह रहे हैं कि उसको यूरेथ्रल कैलकुलस है, कैल्शियम ऑक्सलेट है उसके अंदर, फाउंड टू हैव सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन बता रहे हैं। देखो ना, वो ऊपर से आ रहे हैं। अब वो पता है क्या कहना चाह रहे हैं, वो मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ अपनी थ्योरी। हाँ देखो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना, हाइलर मास भी है, ठीक है, सेंट्रल नेक्रोसिस है। अब तो मुझे ना शक होने लग गया है। एक मिनट, अच्छा हाँ आगे पढ़ो। सेंट्रल, दोबारा से पढ़ते हैं हम। हाइलर मास है, प्रोमिनेंट सेंट्रल नेक्रोसिस है, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड। सडन ऑनसेट है, 49-year-old मेल है। अच्छा, हिमेचूरिया उसे हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम कंसंट्रेशन आपको बता दिया, सीरम की बता दिया, एल्ब्यूमिन की बता दिया, चेस्ट रेडियोग्राफ बता दिया है, प्रोमिनेंट सेंट्रल नेक्रोसिस का मास है। अब देखो वो कह रहे हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। वो पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा PTH को ज़्यादा करता है, ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन जो सॉरी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कह रहे हैं ना, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मैं बता रही हूँ कि इट्स एसोसिएटेड विद PTH हार्मोन। PTH हार्मोन क्या करेगा, हाइपरकैल्सीमिया कॉज करेगा, फुल स्टॉप। अब पैथोमा कहती है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ADH ACTH को ज़्यादा करता है, लैम्बर्ट ईटन वो करता है, ठीक है, माइस्थेनिक सिंड्रोम करता है, ठीक है। लेकिन हमारी बुक कहती है, अच्छा बुक पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम को जस्ट जर्नली लिख रही है, ओके। Most paraneoplastic syndromes are caused by squamous cell carcinomas. Bronchoalveolar carcinomas are uncommon and not associated with hormone-like factor. Large cell carcinoma do not cause paraneoplastic syndrome. Small और squamous करते हैं, तो आपने दोनों कंफ्यूज नहीं करना। आई एम कोटिंग पैथोमा अगेन, ये भाई पैथोमा कह रही है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो है ना, वो ACDH ADH को करेगा मसला, या फिर लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया क्राइसिस करेगा, लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा PTH के साथ एसोसिएटेड है। मुझे तो फॉलोइंग इज लाइकली कॉज, देखो यहाँ पर उसको ना क्या हो रहा है, उसको इम्प्रूव्स विद एंटीबायोटिक थेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी, मैस फेल कर रहा है अपर लोब को। मोस्ट पल्मोनरी कार्सिनॉइड्स आर सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिंग masses इन्वॉल्विंग, सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों हो सकते हैं। इतने कंफ्यूजिंग क्यों है MCQs? देखो मैंने पहले निशानी रखी हुई थी कि जहाँ डायरिया वगैरह आ गया तो वो कार्सिनॉइड है, अब इन्होंने वो निशानी गायब कर दी इधर से, माशाल्लाह। दोबारा पढ़ते हैं सिनेरियो को। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 40-year-old मैन है, ठीक है, कफ है, हेमोप्टिसिस है, चेस्ट रेडियोग्राफ पर उसे अपर लोब के अंदर कंसोलिडेशन है, एंटीबायोटिक से कंडीशन इम्प्रूव हो रही है,
और क्रॉनिक कफ है, राइट अपर लंग कैटेलेक्टेसिस है, मैस फिल कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मैस फिलिंग द ब्रोंकस। अच्छा वो इस चीज़ को ना बना रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव मैस फिलिंग द ब्रोंकस है, तो भाई बस अब हम याद रख लेते हैं इसको। मेरी बॉल पॉइंट कहाँ गई है? जस्ट नोट इट डाउन, आई एम ऑल्सो नोटिंग इट डाउन। Okay, nice addition to information. Now I'm highlighting it. I'm sorry. आगे चलते, which of the following has worst prognosis? तो देखो स्मॉल सेल का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। स्मॉल सेल के बारे में कहा जाता है कि इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, मोस्ट एग्रेसिव है, मेटास्टेसिस करता है, वाइडली फेटल है, ठीक हो गया। कॉइन, अच्छा अब जो कॉइन वाली चीज़ है ना, पहले आपने वो पढ़ ली और उन्होंने क्या कहा हुआ है कि बेनाइन लेयंस कॉइन प्रोड्यूस करते हैं। वेट अ मिनट, pulmonary hematoma is most common benign tumor of lung and is the third most common cause of solitary pulmonary, occur mostly as peripheral solitary nodules and incidentally detected in benign nodule lobulation often seen in hematoma। सही कह रहा है। पैथोमा कहती है कि सॉलिटरी नोड्यूल या कॉइन लेगन जो होता है ना, वो आपका दूध में प्रोड्यूस हो सकता है। ग्रैनुलोमा में जैसे टीबी है या फंगस है, हिस्टोप्लाज्मा है, या ब्रोंकियल हेमाटोमा में। Most common lung tumor correlated with the history of smoking is squamous cell carcinoma. The most aggressive lung tumor is small cell carcinoma. Worst prognosis is small cell carcinoma. Small cell carcinoma is characterized by all of the following except माइटोटिक काउंट ज़्यादा होता है भाई इसमें, बाकी इसके अंदर सेल्स, रुक जाओ बताती हूँ। बाकी इसके अंदर जो होते हैं ना सेल्स, इन्होंने बोला हुआ है क्लस्टर्ड और डिफ्यूज शीट के अंदर होते हैं। और एडिशन करूँ मैं इनकी जो इन्होंने बताई है आपको इन्फॉर्मेशन इसमें, तो बेसिकली स्मॉल सेल्स होते हैं, स्कैंड साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर एजोपाइडी इफेक्ट होता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एक मिनट, जस्ट गिव मी टाइम टू नोट इट डाउन। डिफ्यूज शीट्स होती हैं और क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस कॉमन होता है, मोर एक्सटेंसिव होता है और स्पेंडल शेप न्यूक्लियर मोल्डिंग होती है। टिपिकल फीचर ऑफ स्क्वेमस और स्क्वेमस सेल म्योसिन प्रोडक्शन नहीं होती, म्योसिन एडिनो में होती है। ओके वेट अ मिनट, अच्छा अगला सवाल में वो कह रहे हैं कि नॉन स्मोकर फीमेल एडिनो, फिर वो आपसे कह रहे हैं कि ECDH ADH, देखा पैथोमा सही है। स्मॉल सेल जब आया तो अब ECDH ADH पेरानियोप्लेजिया है, मतलब प्लास्टिक पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ज़्यादा फैंसी होती है इसमें। अच्छा एनीवेज, बहुत सर्दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ये इतना कोई गंदा सवाल है, अभी मैं एक ग्रुप में पूछ रही थी ये सवाल और ना मुझे बच्चियों ने समझाया है। लड़कियां कह रही थी कि 65 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, और वो 3.5 इसका हाइलर मैस है, सेंट्रल मैस है। तो स्मॉल सेल के अंदर सेंट्रल मैस होता है, लार्ज सेल जो होता है वैसे ही वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। और अगर क्या कह रही थी वो, एक और चीज़ कह रही थी, वो कह रही थी कि अगर होता है ना स्क्वेमस तो उसके अंदर वो आपको बताता कि इंट्रा पेरेन्काइमल मैस है कॉलीफ्लावर लाइक, ठीक है। ये क्यों रात हो गई है इधर, कहाँ से करते हैं नाइट ऑफ? ये बेसिकली एप्लीकेशन है, इसका नाम है रीड ER, मशहूरी अच्छी ऐप है। एनीवेज यार वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात हाइलर मैस को उसमें ने मुझे बताया, तीसरी बात उसने ये बताई है कि देखो
मैं बल्कि नहीं बताती, मैं शदीद किस्म कन्फ्यूज़ हो गई थी न्यूक्लिया ट्वाइस द साइज़ ऑफ वाली लाइन से, क्योंकि मैंने बिग रॉबिन में एक लाइन पढ़ ली थी। इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ यू कैन कमेंट डाउन। मैं अपनी कन्फ्यूजन आपको समझा के फिर उसका जवाब नहीं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि इट कैन कन्फ्यूज़ यू मोर। हो सकता है आप कन्फ्यूज़ ही ना हो, तो अगर तो हो तो यू कैन कमेंट डाउन, आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि मैंने तो भाई फेच कर ली है एक्सप्लेनेशन उसकी। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो इसका वही था, ठीक है। पॉइंट इज, इस कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब स्मॉल सेल है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। स्मॉल सेल के अंदर वो आपको बता रहे हैं कि भाई न्यूरो एंडोक्राइन सेल से वो निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली डायग्नोसिस, ओके, व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू स्मोकिंग। अब अगर इसका नाम हुआ ना स्मॉल स्मॉल, अब देखो मेरी बात सुनो। जो बिग रॉबिन्स है ना, वो कहती है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मेन एंड इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। तो यानी जब वो आपको एमसीक्यू देते हैं ना कि भाई मोस्ट कॉमनली स्मोकर्स या मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग से एसोसिएटेड कौन सा होता है, तो कीज कह रही हैं कि इट इज़ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बिग रॉबिन कहती है, मेरी बिग रॉबिन, अच्छा, बिग रॉबिन कहती है कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज़ हाईली malignant ट्यूमर विद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो भाई अब मैंने इसको इस तरह याद कर लिया, क्योंकि मैं इसमें शदीद कन्फ्यूज़ थी, अभी 15-20 मिनट पहले की बात है। Typical feature of a squamous cell carcinoma of lung include all except थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 नहीं होगा, ठीक है। 55-year-old man persistent weight loss clubbing of fingers lung cancer। बायोप्सी क्या बताएगी आपको? बायोप्सी कह रही है कार्सिनोइड ट्यूमर है। सिनेरियो पढ़ क्या हो, खा बहुत ज़्यादा रहा है, अल्कोहल है, तो भाई देखो ना, जीआई किसी ना किसी तरह तो अंदर आ गया है। मैंने तो यही निशानी रखी हुई है। अब इसके अलावा कार्सिनोइड को पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा समझने के लिए, पढ़ लेती हूँ चलो। इसके अंदर यार वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ना डायरिया, रेड फ्लैशिंग, वीजिंग होती है, बेनाइन टू इंटरमीडिएट होता है, इसका इंडोलेंट बिहेवियर होता है, सेंट्रल ट्यूमर होते हैं, ब्रेन स्टेम कह रही हूँ, मेन स्टेम ब्रोंकाई और कॉलर बटन लेजन होता है। इसके अंदर आपको ना हिमोप्टिसिस, परसिस्टेंट कफ, इम्पेयरमेंट ऑफ ड्रेनेज, ब्रोंकियाक्टिसिस मिलती है, काफ़ी है। अच्छा हम कहाँ पर पहुँच गए थे? प्लूरा पे पहुँच गए हैं, माशाल्लाह प्रैक्टिस एमसीक्यू आने वाले हैं। ये देखो कितनी अच्छा काम किया उन्होंने। कार्सिनोइड ट्यूमर इज वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर विच इज क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव विद चेस्ट पेन्स, wheezing, shortness of breath, diarrhea, skin flushing, weight gain, pink और पर्पल marks on skin that look like stretch marks। प्लूरा के अंदर एस्बेस्टॉस जब होता है ना, तो उसकी वजह से एस्बेस्टॉस बॉडीज़ बनती हैं, जिनका एक और नाम है प्यारा सा एफ से। मैं देख के बताती हूँ, बस अब और वक्त नहीं ज़ाया करूँगी, एंड हो रहा है तो इसलिए देख के बताना तो पड़ेगा ना। उनका नाम बहुत औखा है इसलिए मुझे पसंद है। एस्बेस्टॉस, वेयर इज़ एस्बेस्टॉस? आधा घंटे की वीडियो होगी, शिट। वेयर इज़ एस्बेस्टॉस? आई शुड पॉज इट, ओके। सो एस्बेस्टॉस बॉडीज़ एक गोल्डन ब्राउन होती हैं, पहली बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एंड दे आर कोटेड विद आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस मटेरियल, ये बात आपने याद रखनी है। और अदर इन ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स में बिकम कोटेड विद सिमिलर आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड आर कॉल्ड फेरुजिनस बॉडीज़। तो दोनों नाम याद रख लेना, हो सकता है ये पूछ ले आपसे। यार इसमें वो आपको ये कह रही हैं कि ब्रेथ साउंड्स कम है, प्लूरल मैस इनकेसिंग मोस्ट ऑफ द लेफ्ट लंग। इनकेस भला किस में करते हैं? मीजोथेलियोमा में। तो मीजोथेलियोमा तक पहुंच गए हैं तो फिर आपको एस्बेस्टोस तक पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। इन्फेक्शियस एनेरिज्म इन अ पल्मोनरी आर्टरी सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी इज रास्मुसन एनेरिज्म। ये बस नोट ही करने होते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बड़े अजीब अजीब एमसीक्यू होते हैं। कैपलान सिंड्रोम, ये टेबल में लिखा हुआ है बिग रॉबिन के कि ये एसोसिएटेड होता है विद कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। तो कैपलन सिंड्रोम के अंदर आरए के साथ एसोसिएशन पाई जाती है। एस एंजाइम लेवल इज रेज्ड इन सार्कोइडोसिस व्हिच, आई एम सॉरी, व्हिच कैंसर इज नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग।
तो देखो मीज़ोथेलियोमा का कोई लेना देना नहीं है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है, और बोन कैंसर का भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, मार्कर फॉर मेलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा इज़ P53। पैनकोस ट्यूमर ऑफ द लंग, एपेक्स ऑफ द लंग ट्यूमर होता है, हॉर्नर सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन होती है। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ओके, superior vena cava syndrome and lung cancer can occur if primary tumor, small cell carcinoma, obstructs the vessels or due to the enlarged mediastinal lymph nodes. Also direct invasion. अच्छा सही है, got it. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर, मतलब व्हाट थैंक यू, आपका अपना फ़ायदा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।